Very good morning, all of you. Welcome. Polity class lecture number 6. पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमारे फंडामेंटल राइट हो गए, उसके बाद में हमने पढ़े थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लगभग हमने सब पढ़ने की कोशिश करी थी, थोड़ा बहुत जानने की भी कोशिश करी गई थी। उनको 3 भागों में भी बांट के देखा गया था, गांधीयन, डीपीएसपी और दूसरे वाले सोशल वाले, और तीसरे उदारवादी लिबरल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। तीनों की हमने बात करी थी। भाग 4 तक हमारी बात हो गई है। इमरजेंसी के टाइम पे एक और भाग जोड़ा गया जिसको कहते हैं भाग 4 क, पार्ट 4A जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने सुझाया कि जनता के जो अभी हमने भाग 3 में बात करी थी अधिकारों की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हो गए थे। राज्य के कर्तव्य कहे जाते हैं कौन? डीपीएसपी। तो कहते हैं कि जनता के भी कर्तव्य होने चाहिए, ऐसा सोच लेकर के आए थे। इमरजेंसी में कमेटी बैठाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह की। उन्होंने सुझाया कि जनता के कर्तव्य होने चाहिए और उसके लिए एक नया भाग जोड़ दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया, भाग 4 का क, राज्य के कर्तव्य। उसके तुरंत बाद जनता के कर्तव्य डाल दिए गए, क्योंकि डीपीएसपी का एंड होता है कहां पे? आर्टिकल 51 पे। तो नया आर्टिकल नहीं जोड़ा गया, और नया आर्टिकल जोड़ा गया लेकिन वो कहां सीक्वेंस है? वो जो है ना नया आर्टिकल ही है 51 का, उसको 51 से कोई लेना देना नहीं है। हमें लगेगा संख्या तो 51 है और का जोड़ दिया है, उसके भीतर कुछ नहीं है, बाहर है, ये अलग आर्टिकल है, नया आर्टिकल है। सीक्वेंस में कहां है? 51 के बाद में आता है, 52 से पहले आता है। ठीक है, तो ये हमारी व्यवस्था हुई और इसको हमने बोला क्या? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ये हमारी प्रियम्बल है, प्रियम्बल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखेंगे क्लास में, बाद में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। हमने थोड़ी बहुत तो बताई थी, बाद में हम आज देखेंगे। तो कुछ आपके मौलिक कर्तव्य हैं जिनको एक नागरिक होने के नाते आपके निभाना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। सर वो मौलिक कर्तव्य किसके हैं आपके? वो केवल नागरिकों के, कोई विदेशी यहाँ पे आ रहा है उसका नहीं है। आपका चैप्टर का नाम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, मूल अधिकार होते हैं जिनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, या इनको मौलिक बोलो या मूल कर्तव्य बोलो। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। किसकी है? केवल और केवल भारतीय नागरिकों की। ये कर्तव्य किसी और के नहीं है, बस इतनी सी बात है। इनकी संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? 11 है। और एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको कर्तव्य अपने कम से कम पता होने चाहिए। आप भारतीय हो तो 11 के 11 आपको मूल कर्तव्य याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। एग्जाम में हालांकि नहीं पूछता है, लास्ट वाला जरूर पूछता है ये वाला, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़ा गया था, सन 2002 में आया था उससे। ठीक है, चलो, लेकिन एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको सब याद होने चाहिए। हम कोशिश करेंगे हम अपने बच्चों को इनको याद करवाएं, क्योंकि अभी प्रियम्बल उनको याद करवाई जा रही है। सेकंड नंबर पे कोशिश करेंगे कि इनको, ठीक है। तो चलिए, और ये हैं आपके मूल कर्तव्य जो संविधान में दे रखे हैं। वो थोड़े आपके क्या थे? क्रिस्प वाले थे, थोड़ा चीजें मेन चीजें निकाली गई थी। और ये है कि जो एज इट इज संविधान में लिखे हुए हैं वो वाले हैं। अभी लास्ट में जोड़ा गया है, ये आपका लगा हुआ है माता पिता, वो वाला कौन सा है? 11वें नंबर का। पहले टॉपिक उठाते हैं, फिर उसके बाद में इनकी चर्चा करेंगे कौन से हैं, थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। की पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका याद भी हो पाएंगे। हालांकि मैं चाहूँ तो आपको याद करा सकता हूँ निमोनिक के साथ में, बट बात वही है। ठीक है, चलो तो आ जाइए, आपका टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है क्या? मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको लिया कहां से गया था? तो सोवियत संघ से लिया गया था। इसको कहां से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया था। मैंने अभी बात करी थी कहां से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया था। इसको यूएसएसआर बोलते हैं। और आपका काम यह है, मुझे बताएंगे यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूएसएसआर है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यू का मतलब यूनियन, और फिर उसके बाद में ऑफ, इसको साइड में कर दो। और एसएसआर का मतलब क्या है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत अलग करो, फिर उसके बाद में क्या आपका? सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन तो हो ही गया, संघ का तो हो ही गया। यूएसएसआर की फुल फॉर्म करती, वहां से लिया गया था इसको, क्योंकि इसका लीडर रूस था। तो कई बार ऐसा बोल दिया जाता है सोवियत रूस से। कौन से वाले रूस से? जो उस टाइम पे सोवियत वाले में था, उसकी हम बात करते हैं। मोरलेस इसको कई बार कह देते हैं रसिया से भी, बट समझिए टेक्निकली वो सोवियत संघ है, वहां से लिए गए थे। और ये किन के लिए है भैया? केवल भारतीयों के लिए। इनके लिए कौन सा भाग है? भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। बस इतनी सी बात है। क्योंकि अधिकार भी कर्तव्य निरर्थक होते हैं। कहा कि अधिकार नहीं मिले तो केवल आपसे कर्तव्य कराए जाए, तुम दूसरे दिन मुंह फुला जाओगे, क्या फायदा? हमसे काम ही कराते हैं।
कुछ हमें जिम्मे वो दिया है, कोई पावर दिया हमें? नहीं दी। तो वो भी निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुश हो जाते हैं। और वैसे ही बोला केवल अधिकार दे दिए जाए, आप में कोई कर्तव्य न हो तो वो अधिकार कैसे हो जाएंगे? निरंकुश हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, तुम केवल पावर का यूज करोगे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आंसरेबल नहीं हो कंट्री के लिए, तो आप कैसे हो जाओगे? निरंकुश हो जाओगे। गिव एंड टेक का फॉर्मूला रहता है ना, ठीक है, वो बैलेंस करता है। तो इस सोच के साथ में बनाए गए, और सोच यही थी। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है ना, उसकी जो प्रीएम्बल लिखी गई है वो कहीं ना कहीं मूल कर्तव्यों को बेस में बना के लिखा गया है। इनका उद्देश्य है नागरिकों को एक अच्छे नागरिक बनाना, ठीक है, अच्छा भविष्य तैयार करना। तो और नई शिक्षा नीति जो 2019 की है उसका भी आपका बेस यही बनाते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी पूछे जा सके इनको लेकर के क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, ये मूल संविधान में थे या नहीं, तो हम बात करेंगे बिल्कुल नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। ये कब आए? इमरजेंसी के दौरान आए, जो लगभग 21 महीने की इमरजेंसी रही थी 1975 से लेकर के 1977 के बीच में। तो बात करते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह साहब थे और उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई और उन्होंने अनुशंसा करी। और तब क्या अनुशंसा की कि अलग पार्ट बनाया जाए जिसको कहेंगे 4A, आर्टिकल अलग बनाया जाए, 51A इंसर्ट किया गया। और उसमें कितनी आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज थी? 10 थी। ध्यान रखना, बोलेंगे स्वर्ण सिंह समिति ने के द्वारा दी गई जो अनुशंसित की गई थी, उनमें से कितनी आपकी बनाई गई थी? ये 10 बनाई गई थी। सर टेक्निकली बात यह है कि सरदार जी ने और भी कई आपकी मूल कर्तव्य आपके या फंडामेंटल ड्यूटीज सुझाई थी, लेकिन उस टाइम की सरकार, इंदिरा गांधी सरकार ने ये 10 ही उठाई थी। जो हमारे पास 10 थी, 11वीं तो वो है ना 86 वाली, ठीक है, और भी उन्होंने कुछ सुझाई थी, वो उन्होंने हटा दी। 12, 13, 14 जो भी थी आपकी। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ? वही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अनदर वे में बातें याद रखनी चाहिए। वही लघु संविधान, जिस संविधान संशोधन को बोला जाता है उसका नाम क्या है? 42वां। उससे आपका मूल कर्तव्य भी शामिल हो गए। और वहीं पे बात करें सर 2002 में 11वीं आपकी फंडामेंटल ड्यूटी आई या मूल कर्तव्य जुड़ा कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से? 86 में से, जिसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य हो गया कि अपने स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करें। ऐसा बोला कि उनका कर्तव्य है कि उन पे आश्रित जो भी बच्चे, या तो वो खुद ही माता पिता हैं या संरक्षक है। मान लीजिए माता पिता नहीं है लेकिन आपके संरक्षण में रह रहा है कोई बच्चा, उनका माता पिता है ही नहीं, अनाथ बच्चा, मौसी या फूफी उनके पास में रह जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है जो भी उनके गार्जियन है तो उनको क्या कराएं? अवसर प्रदान करें एजुकेशन प्राप्त करने का, ठीक है, ऐसा माहौल दें कि वो शिक्षित हो पाए, क्योंकि उसका भविष्य तभी बन भी पाएगा। किसी व्यक्ति की सोच तभी निर्धारित भी हो पाती है। हम लोग छोड़ देते हैं ना कि शिक्षित होकर क्या करेगा। सर बहुत कुछ बदलाव आता है, एजुकेशन तो वो चीज है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। वहीं तुम कुछ मत पढ़ो, तुम्हें दुनियादारी की पता है, देश क्या है, संविधान क्या है, आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो धीमे धीमे हर रोज एक कदम आगे बढ़ रहे हो। एक दिन पुराने वाले से आप एक दिन नया हो जा रहे हो। ज्ञान जैसे आपका क्यूमुलेट होता जाता है ना, वैसे आप परिपक्व होते जाते हो। एक दिन पहले वाले व्यक्ति से आज आप डिफरेंट हो जाओगे, जैसे ही आपकी हर रोज की क्लास होती है। आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो तुम्हें वास्तव में आनंद आएगा, आपकी ग्रोथ भी होगी। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपके अंदर एक्यूमुलेट होती जाएगी, वो आप शिक्षित होते जाओगे, आपके डिसीजन लेने की जो है ना तरीका बदलता रहेगा। ये हमारी बात होगी। चलो हम बात कर लेते हैं आपके उन 11 मूल कर्तव्यों पे। वो कौन कौन से हैं? उन्होंने बोला था संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, किसके आदर्शों? संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। इसको पहले वाले को ध्यान रखना, मैं अभी चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी सिनेमा हॉल में आपका कंपलसरी किया गया था राष्ट्रगान, समझ आ रहा है ना? तो कब क्या है मैं बताऊंगा पहले वाले को लेकर के। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जब हमारी क्या स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, नेशनल मूवमेंट हुआ था, उसके कुछ आदर्श थे, देश की रक्षा करना, भाईचारा, बहुत सारी चीजें आपकी थी, ठीक है। कौन से वाले पे पहुंच गए थे? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। उस टाइम पे जो हमारे भावनाएं थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था कि देश जब आजाद हो जाएगा तो हम क्या क्या चीजें करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसी आदर्श के साथ में देश चलेगा तो बहुत आगे जाएगा, ठीक है। वो पॉजिटिविटी, वो ईमानदारी पहले हुआ करती थी। शुरुआत के प्रधानमंत्रियों को देखो, लाल बहादुर शास्त्री उसकी मिसाल है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है सर? भारत की प्रभुता, एकता, ठीक है। प्रभुता या संप्रभुता, प्रभुता एक ही बात है, सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं। एकता, यूनिटी, अखंडता, इंटेग्रिटी मतलब की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण का मतलब बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर आपको बुलाया जाए लड़ने के लिए तो पहुंच जाए तुरंत। ये भी है आपका चौथा वाला। पांचवें वाले पर बात करें तो भारत के सभी लोगों में समरसता,
समान भ्रातृत्व ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। हम सब भारतीय, हम ये ना सोचें कि ये अलग है वो अलग है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। कई बार होता है ना, कहीं पे सती प्रथा चल रही है, वो चल रही है, तो वो सारे, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों ने आजादी के टाइम पे सब खत्म किया था। ऐसी कोई प्रथा है जो स्त्रियों के लिए आपका भेदभाव करती है, चाहे आपका गर्भ जो पात करवा देते हैं, जो कि भ्रूण हत्या वगैरह, ऐसी चीजें हैं जो आपकी मानसिकता है, आप अच्छे नागरिक नहीं हो। ये सारी बातें लिखी गई हैं, ये 5वें में लिखा गया। अगला वाला है सर हमारा छठा वाला, हमारी सामाजिक संस्कृति की, सामाजिक का मतलब कंपोजिट, हमारे यहाँ पे सब है, एक ऐसा गुलिस्ता है जिसमें सब तरह के लोग हैं, बहुत सारी भाषाओं के लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारी मान्यताओं के लोग हैं। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव, सामाजिक का मतलब, समाज का मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है, इसको बनाए रखना है, क्योंकि वास्तविक रूप से यदि सब चीजें आपकी बनी रहेंगी तो आप एक ना एक दिन बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे भी। और 7वें नंबर की बात करूं सर, आपकी 7वें नंबर का आपका मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र में के प्रति दया भाव रखें। आप एक चीज बताओ, कल के डीपीएसपी में हमने एक बात देखी थी, कल के डीपीएसपी में हमने बात देखी थी पर्यावरण को लेकर के, उसमें बदलाव आया था। एक कौन सा वाला था बताओ, पर्यावरण वाला। चल ठीक है, मत याद करो, एक दिन की क्लास में रिवाइज नहीं करी, जबकि मैंने बोला था 3 रिवीजन मानने। क्लास तुरंत रिवाइज करके रिजल्ट उठाओ, प्रैक्टिस मारो। 48 में 48 ए है ना, हाँ सही तो है। ओके चलो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है, यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए आपका, आपका परसेप्शन सही होना चाहिए। कहने का मतलब भूत बवाल, ये बहुत सारी चीजें है ना, ये पुराने टाइम पे होती थी। भारत को कभी कहते ना स्नेक चार्मर का देश कहा जाता था, क्योंकि हमारा देश जो है ऐसा चला गया था, लोगों ने बेवकूफ बनाया था इसको। तो साइंटिफिक आपका जो दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना चाहिए, मानववाद, ह्यूमनिज्म, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित बनाए रखें, यह है आपकी कौन से 9वें नंबर की। 8वें नंबर पर चश्मा लगा के मैंने लिंक कराया, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यह है 9वें नंबर का। और 10वें नंबर का है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूले। कहने का मतलब क्या, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, कोई ऐसा काम करें, आपके अंदर जितनी क्षमताएं हैं, उनकी जो कैपेसिटी है उसको कंप्लीट वो करें। आप यदि सिविल सर्वेंट बन सकते हो, ठीक है, या कोई और नई चीजें खोज सकते हो, तो उसको भी करें। मुद्दा क्या है ना, हम आलस में अपने आप को रोक देते हैं, तो वो भी क्या है, देशभक्ति नहीं है। ध्यान रखना, देशभक्ति किसमें, जो आपके अंदर क्षमता है उसका पूर्ण रूप से विकास भी करना, क्योंकि आप पूर्ण रूप से विकास करोगे तो देश का भी तो विकास होगा। देश का एक व्यक्ति इतने लेवल पर गया है तो सारे लोग ऐसे प्रयास करेंगे तो देश कहां जाएगा। तो ये आपका कर्तव्य भी है 10वें नंबर का। कहने का मतलब क्या है, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसका कंप्लीट यूज करें। यही कलाम सर भी बोल रहे थे इसी बात को, है ना। और 11वें नंबर का था, आपको पता ही है, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से शामिल हुआ था, इसकी हमने बात करी थी। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से हूबहू है, के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये है आपके क्या 11 मूल कर्तव्य। आइस वाली लिस्ट में एक होता है प्रियम्बल, दूसरा होता है फंडामेंटल राइट, और तीसरा होता है आपका डीपीएसपी, और चौथे होते हैं मूल कर्तव्य। ये आपको आते हैं 100 से 200 नंबर का हो जाता है। अच्छा, नागरिकों को क्या करना चाहिए, इन्हीं में से उठा के चैप्टर 2 लाइन है, 4 लाइन है, ऐसे लिखना है कहीं पे किसी चीज पे, नागरिकों को से रिलेटेड या आपकी सोसाइटी से रिलेटेड कोई बात है, इनको डाल दो, क्योंकि लोगों ने बड़ा दिमाग लगा के बनाई थी, है ना। राज्य क्या करे, सरकार क्या करे, तो डीपीएसपी, राज्य के कर्तव्य डीपीएसपी है ना। ये जनता के नागरिकों के वो है भाग 4 में, ये 4A में है, 4 में है, समझ में आ रही है। ये आपको याद होनी चाहिए एक अच्छा नागरिक होने के नाते, क्योंकि आपके कर्तव्य हैं। आपके पढ़े लिखे होने का या देश प्रेम तब दिखेगा ना जब आपको कर्तव्य कम से कम याद हो। ऊपर इनको कराना, ठीक है, ये कराने जरूरी है। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, पहले हमने बात करी थी कि ये तो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, चाहो तो हुबहू कर लो, नहीं तो आपके पास में ये मैंने बोला था उनमें से कुछ चीजें निकाली हुई हैं, काम की चीजें, हिंट वाली हैं, कीवर्ड है इनमें से कुछ, एक लाइन के, वो तो आपका बड़ा था, वो ज्यादा डिटेल है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, संविधान का पालन करे, एक बात होगी। और दूसरी बात क्या है, और उसके आदर्शों, पहली बात होगी जो आदर्श हैं संविधान में, जो आइडियल्स दे रखे हैं ना, क्या होना चाहिए, सब कुछ चीजें, वो देश कैसे चले, लोगों को कैसे जीवन यापन करे, सब कुछ संविधान में दे रखा है। और बहुत समय के लिए हुआ था, 2 वर्ष 11 में 18 दिन में बन के तैयार हुआ था, एक दिन का डिस्कशन नहीं है। और कितने लोग बैठे थे, ज्यादातर पढ़े लिखे थे उस टाइम के, है ना।
उसके आदर्शों, संस्थाओं, उसमें संस्थाएं दे रखी थी, वर्तमान सरकार तो उनकी रेट मार रही है, यूज करिए अपने हिसाब से, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, ये तो दोनों तो आप लिंक कर ही लोगे, ठीक है, पालन करें, उसके किन का आदर करें, उनकी, उसकी चार चीजों में क्या हो गया आपका आदर्श, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा संस्थाएं, ठीक है, और फिर उसके बाद में राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान, ये तो याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके धीमे धीमे करके याद करना, मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा ये क्या हो गया आपका, ये उसी से होगा आपका, कौन सी टेक्निक से, फोटोनिक वाली से लिंक करना इसमें, ठीक है, चाहूं तो मैं लिंक करवा सकता हूं, लेकिन आप पहले प्रयास करना, सिविल सर्विस की क्लास होती है तो सब कुछ याद करवाया जाता है, ठीक है, बहुत इजी तरीके से, इंग्लिश वाले में तो और इजी हो जाता है। चलिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखें। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो क्या आपके आदर्श थे, कितने पॉजिटिव लोग थे, कितने ईमानदार लोग थे कि देश को हमें उस पे ले जाएंगे, तो वो आदर्श वही बनाए रखें, तभी हमारा देश बहुत प्रगति करेगा। तो दूसरे नंबर पे कीवर्ड है स्वतंत्रता वाला, और क्या है, हृदय में संजो रखें, क्या, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, स्वतंत्रता और आपके राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, हृदय, बस इनमें से कीवर्ड निकाले जाते हैं जिससे पॉइंट लिंक होगा। दूसरे नंबर पे हंस है, हंस स्वतंत्रता फ्री रहता ही है, साविध्याय विमुक्ति देवी सरस्वती का, ऐसे लिंक हो जाएंगे, आपको क्रम भी नहीं पूछना, आप बता दोगे इसमें इस वाले नंबर पे कौन सा है। तीसरे नंबर की बात करेंगे, भारत की संप्रभुता सॉवरेनिटी, तीसरे नंबर पे वो में उनसे कोई संप्रभु है, सबसे बड़े तो प्रभु वही है, हाँ। उसके बाद में एकता और अखंडता, यूनिटी एंड क्या है, इंटेग्रिटी की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें, वो तो डिटेल पूरा है, वो तो हमारे हम जैसे लोगों के लिए, आपको बस इतना ही होता है। देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर क्या करें, राष्ट्र की सेवा करें, वो तो पूरा है, बस आपको इतना ध्यान रखना। चौथे पे क्या है, देश की रक्षा करें, चौथे पे चेयर है ना, कुर्सी पे बैठ के कैसे सेवा करें, सब तरीके से की जा सकती है। देश की सेवा का मतलब ये थोड़ा ना है कि वहीं लड़ने जा रहे हो, आप चेयर पे बैठ के भी सेवा कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या, बड़े अधिकारी बन गए, आप ईमानदार केवल काम कर रहे हो, जो आपकी ड्यूटी दी गई है उसी को पूरा कर रहे हो, तभी आपका क्या होगी, देश की सेवा होगी। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी पूरी निष्ठा के साथ में कर रहे हो, तभी हो जाएगा। देश की सेवा करें, रक्षा करें, ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता का मतलब क्या है, हार्मनी वगैरह जो है ना आपका, समान भ्रातृत्व, ओके, ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें। तो पांचवें नंबर पे क्या है, लोगों में समरसता, हार्मनी, हार्मोनियम लटका रखा है हुक पे, ठीक है, उससे ध्यान रखना। और भाई लोग बजा रहे हैं आपस में, एक इधर से थप्पड़ मार रहा है, इधर से थप्पड़ मार रहा है, याद करने का ही तरीका, वो उसको दूसरे तरीके से याद करवाता हूँ, फनी वे में सब याद हो जाता है। अच्छा, छठे नंबर पर हॉकी आपकी, ठीक है, तो हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक का मतलब कंपोजिट, समाज से शब्द बनाए, ठीक है, तो इसमें जो है ना हॉकी लेकर के सब खेल रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाषाएं बोल रहे हैं, वो तिक्रम कर रहा है, वो कर रहा है, वो बॉल पास कर, ठीक है, इसे याद रहेगा। तो कैसी है सामाजिक संस्कृति, टीम इंडिया में हॉकी की में नहीं होता है क्या, ऐसे ही लिंक कर लेना, ये वो सामाजिक संस्कृति वाला है। गौरवशाली परंपरा का समझें और उसकी क्या करें, उसका परीक्षण नहीं, रक्षण होगा भाई, ठीक है, जो भी है, ठीक है, इसमें थोड़ा फॉल्ट है। कुल मिला के छठे नंबर का याद रह जाएगा। सातवें नंबर पर क्या है, प्राकृतिक, साथ में क्या है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। तो प्रकाश डालें कि प्रकृति पे प्रकाश डालो, कि उसको जो है ना वो लेखन में आता है ना, प्रकाश डालें। तो 7 पे क्या है, आपको दिखे आपको कि पर्यावरण चल रहा है, ठीक है। 8वें नंबर पे चश्मा लगाए हो आप, चश्मा लगा के क्या कर रहे हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका, तो हर एक चश्मा वाला वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला नहीं होता है, ठीक है, बस वैज्ञानिक दृष्टिकोण ध्यान रखना। और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, चश्मा लगा के ज्ञानार्जन करते ही वो लिंक हो जाएगा आपका। 9वें नंबर पे क्या है, आप पंखे डाल रहे हो, कोई बसें फूक रहा है, ऐसा नहीं करने देना, पंखा डालते रहते बोलना है, मना करना आपका कर्तव्य है कि भाई साहब बसें ना फूको। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें, इसमें कीवर्ड उठाए गए केवल, आपको कम से कम इतना ही बहुत है, उनको कंप्लीट वही वाला करवाना है, संविधान वाला, क्योंकि अभी उन पे टाइम है, ओके, उसको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। व्यक्तिगत एवं 10वें नंबर पे क्या है, 10वें नंबर पे क्या था बैटबॉल, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत बोले तो अपने सेंचुरी कितनी बना रहे हो, बैटबॉल है ना, और अपनी सेंचुरी का मत ले जाओ, केवल सामूहिक टीम का भी ध्यान रखो, जैसे टीम जीते भी। आपको हार्दिक पांड्या नहीं बनना है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसको छक्का मारना ठीक है, सामने वाला तिलक 49 पे, जबकि पूरे 2 ओवर पड़े हुए, तुम्हें छक्का लगाने की जरूरत क्या है यार, उसका करवा देते। सेल्फिश है यार, लोगों ने गाली दी थी उस टाइम पे बहुत सारी, उसको अकल ही नहीं है। बोला ठीक है यार, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर है, ये तो वो है, हमने लिंक करने की कोशिश करी है, बैटबॉल से ध्यान रखना, ठीक है, ओके। वी आर पावरफुल, हम सिटीजन है, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो क्योंकि हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये मत बोलो उनको भगवान मत बना दो, सबसे बड़े भगवान होते हैं आपके सिटीजन, आप लोग, ठीक है। उनको वेतन मिलता है किससे, आप लोगों की वजह से। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, वी, हम सब, ठीक है, सारी पावर यहां से जाती है। हम अंडरस्टिमेट कर लेते हैं ना, और इनके पीछे भागते हैं, भैया जी जिंदाबाद, वो काहे जिंदाबाद बे, वोट तुम्हारा है ना, तुमने पावर दिया उनको, वो काम नहीं करे तो उनको वापस बुलाओ। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होता है ना, राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए आने वाले समय में। चलो देखते हैं, मौका मिलेगा तो कुछ करते हैं।
और ये तो आपको पता ही है 11वें नंबर का कि माता पिता या संरक्षक अपने बाल्यों को या जो भी आप पे आश्रित हैं उनको क्या करें, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये हो गया आपके 11 के 11। ठीक है, उम्मीद है आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे और याद करेंगे। हाँ, अच्छा ये बताओ कि छठे नंबर पे क्या था, कीवर्ड एक बता दो। क्या सांस्कृतिक, क्या साली वाली करते हो? बताओ, चलो फिर से करते हैं। पहले नंबर पे क्या है? संविधान की, संविधान का क्या करें? संविधान का पालन करें और उसके 4 वाली बच्चे हैं, आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता वाला है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे जो भी उच्च आदर्श थे उनको हृदय में संजोए रखें। अपने शब्दों में उसको बना लो, कीवर्ड ध्यान रखना। ठीक है, कीवर्ड बस यही है, बाकी चीजें अपने हिसाब से थोड़ा मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, वहां पे मोल्ड मत करवाना, एज इट इज करवाना उनको। तीसरे नंबर पे क्या है? संप्रभु है, उन प्रभु से बड़ा को नहीं। संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, चौथे नंबर पे चेयर है, तो राष्ट्र की, देश की रक्षा करें। ठीक है, पांचवें नंबर पे हुक पे क्या है आपका? हारमोनियम, यानी हारमोनी समरसता वाला और बंधुता भ्रातृत्व वाली बात करें, वो सब बनाएं जो भी है, भाई लोग बता रहे थे ना। छठे नंबर पे हॉकी, हॉकी बोले तो आपका सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर जो हमारी, उसको आपका संवर्धन करें उसका कुल मिला के। ठीक है, और सातवें नंबर पे क्या है? पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, पर्यावरण का क्या करें? आपका संरक्षण करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है, आठवें नंबर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन के क्षेत्र में दिनों दिन बढ़े और उन्नति करें, व्हाटएवर इट इज। नवे नंबर पे सार्वजनिक संपत्ति की, और 10वें नंबर पे क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर जावे बस। ठीक है, टॉप मोस्ट लेवल अचीव करें। 11 नंबर पे माता पिता या संरक्षक अपने बालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाएं। क्या हमें क्रक्स दे पाया? इतना ही हो जाए उतना ही बहुत है। आपको थोड़ी बहुत हिंट होनी चाहिए कम से कम कर्तव्यों की कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अधिकार तब अच्छे मांगना अच्छे लगते हैं जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो। ठीक है, चलिएगा सर, टाइम मिलेगा तो प्रियम्बल करेंगे अपन। ठीक है, ये कर्तव्य तो याद कराने की कोशिश करी थी। अब चलते हैं, इसका दूसरा पड़ाव ये है कि इनकी प्रवर्तनीयता के बारे में क्या बोलेंगे आप? इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या ये इन्फोर्स किया जा सकते हैं बाय कोर्ट ऑफ लॉ? तो बोला नहीं, ये आपके वाद योग्य नहीं है। जैसे कि इस दृष्टि से इनकी समानता किसके आधार पर कैसी है? डीपीएसपी की तरह। ना तो सरकार के कर्तव्य ही आपके वाद योग्य हैं, नहीं नागरिकों के, इसलिए इनको कोई हिल्ले से लेता नहीं है। नहीं क्या इसका मतलब है? ये दंडनीय नहीं है। किसी ने आपका क्या करा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखा और भूत बवालों को मान रहा है, तभी केस नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते ना। नहीं तो ये नहीं माननी चाहिए ना, ये प्रथाएं। ये क्या है? आज भी आपको दिखाते हैं कि आप अशिक्षित हो। ठीक है, आज भी यदि आप भ्रूण हत्या कर रहे हो तो आपसे अशिक्षित कोई नहीं है, आपसे बुरा कोई नहीं है। ये बात होगी। न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं है इन, और उसके बाद में बात करें तो दंडित नहीं किया जा सकता है यदि किसी ने नहीं माने 10 के 10 तो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था नवंबर 2016 में, ध्यान रखना, नवंबर 2016 में क्या निर्णय आया था कि सिनेमा हॉल में जो फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रगान का प्रसारण किया जाएगा, चलेगा, और सभी लोगों सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है, अनिवार्य किया गया था। राष्ट्रगान आपको पता है 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? स्वीकार किया गया था। ठीक है, ओके, तो सम्मान में खड़ा होना होगा, ये अनिवार्य था। ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, ये निर्णय था। और ऐसा हम लोग कर सके 4-5 बार कर सके। मैं अपनी बात करूं, उस टाइम पे हम दिल्ली में थे। ठीक है, यहां तक बात हो गई। और उस टाइम पे मूवी आई थी सिंह साहब दी ग्रेट, और उसमें वो डीएम बनते हैं, अच्छी मूवी, अच्छी है। सो वो देखी थी मैंने, कहा है सबको खड़ा होना पड़ेगा, राष्ट्रगान चल रहा है। और ये एक और नियम है, जब राष्ट्रगान चल रहा होगा तो जो स्क्रीन खाली नहीं रहेगी, राष्ट्रध्वज पीछे चलेगा। दैट टाइम, उस समय पे स्क्रीन पर राष्ट्रध्वज अनिवार्य है। हाँ, वो भी फहरता हुआ बड़ा अच्छा भी लग रहा था। ठीक है, सब लोग खड़े भी हो गए थे, बाद में कहते हैं भारत माता की जय, कुछ भी हो रहा है ना। वो अच्छा भी था पहले, वो पहले अच्छी भी थी। उससे क्या होता है? एक पल के लिए रिकॉल होता है कि यू आर लिविंग इन पर्टिकुलर कंट्री। सारे देश के लोग कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय बहुत अच्छे भी रहते हैं। ये देश बहुत सारा तरीके से चल भी पा रहा है ना, तो न्यायपालिका की बड़ी भूमिका भी है, भले ही कुछ भी कहो। ठीक है, हाँ सही जा रहे हो बिल्कुल। तुम्हारा कर्तव्य है कि जितनी देर आप क्लास में बैठो ना, मजा लो, क्योंकि पता है इसके बाद में क्या होगा, दिक्कतें होनी है आप ही को। सर 1999 में, बात फिर से सुनो, ये शामिल कब हुए? 1976 में। और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसको कहते हैं लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब 42 वाला। तभी आए थे, सरदार सोनी सिंह साहब लेके आए थे। 1976 के बाद में 1999 में
सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके प्रचालन के लिए, उनके ऑपरेशनलाइजेशन के लिए एक समिति बैठाई गई, वर्मा समिति। प्रचालन का मतलब क्या है? उनको इन्फोर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ये लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो क्या इनको दंडित किया जा सकता है? इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था वर्मा समिति। तो वर्मा समिति का 1999 की वर्मा समिति का संबंध किससे आपका? तो मौलिक कर्तव्यों से, मूल कर्तव्यों से, एक ही बात है, फंडामेंटल ड्यूटी से। ठीक है, ओके। एक चीज बताओ, चुनावों में मतदान करना क्या मौलिक कर्तव्य में आता है? तो नहीं आता है, लेकिन वास्तव में आना चाहिए था ये, क्योंकि ज्यादातर लोग वोट करने नहीं जाते। चलो आगे चलते हैं सर। अगला सफर यह है कि ये टॉपिक हो गया खत्म, फंडामेंटल ड्यूटी। और अगला जो सफर शुरू होने वाला है बहुत बेहतरीन है और लोगों को टिपिकल लगता है, आज के बाद में कभी टिपिकल नहीं लगेगा। सरकारों की ओर चलते हैं आपके, ठीक है, जिसके लिए सारी लड़ाई चलती है, पावर का सारा गेम है। और हमारा टॉपिक है आपका कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव। अब देखो कार्यपालिका दो भागों में है, भाग 5 में भी है और भाग 6 में भी है। और भाग 5 में वो क्या है? संघ की, केंद्र सरकार में जो कार्यपालिका है, सरकार वहां पे भी है, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं। सरकार राज्यों में भी है, राज्य सरकार कहते हैं, मुंह फाड़ के, है ना, राज्य सरकार वाली, वो भाग 6 में। अब जो केंद्र सरकार वाली है भाग 5 में, उसके लिए आर्टिकल है सर, आर्टिकल 52 से लेकर के 151। मैं सुधार करना चाहूंगा, मैं भाग 5 की बोल रहा हूं, ये आर्टिकल है भाग 5 के, कार्यपालिका के नहीं है। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? भाग 5 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? 52 से लेकर के 151 तक। भाग 5 में दी गई, कार्यपालिका के नहीं, कार्यपालिका के लिए अलग है आर्टिकल, वो 52 से लेकर के 78 तक है, 78 तक है, 151 तक नहीं है। ये तो आर्टिकल किसके हैं? पूरे भाग 5 के आर्टिकल हैं, 52 से लेकर के 151 तक। सर 51 तक कहां पहुंच गए? डीपीएसपी। और एक और जुड़ा बाद में 76 में, कौन सा? 51 का, वो भी इससे ही पहले आएगा, 51 के बाद में और 52 से पहले। फंडामेंटल ड्यूटी वाला अभी हमने पढ़ा है ना, कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? चलो यहीं पे लगे हम देख लेते हैं कि भाई साहब भाग 6 में आर्टिकल कहां से है? 153 से लेकर के कहां तक? 167 तक। उसकी चर्चा उसी के भाग में करेंगे, अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आ जाते हैं सर आपके संसदीय सरकार की व्यवस्था। सर कहां पे है? केवल केंद्र में कि राज्यों में भी है? दोनों लेवल पे है, यानी संघ में भी है और राज्यों में भी है। संसदीय सरकार की व्यवस्था कहां है? संसदीय शासन प्रणाली कहां है? केवल केंद्र में कि राज्यों में भी है? दोनों जगह, राज्यों में भी है और केंद्र में भी है। चलो संघ की या यूनियन की या केंद्र की, एक ही बात है, उसकी व्यवस्था की बात करें तो देखोगे संघ की जो कार्यपालिका है उसके बारे में जो चर्चा है, केवल कार्यपालिका के बारे में जो चर्चा है कि कार्यपालिका होगी कैसी होगी, ठीक है, उसके बारे में आपका 74-75 आर्टिकल बताते हैं। कार्यपालिका के बारे में तो आपका 52 से लेकर के 78 तक है संघ वाली के लिए। मैं दोनों बातों में अंतर करा रहा हूं। ये केवल ये डेफिनेशन बताता है कि कौन कौन शामिल है। किससे पता पड़ती है किन किन को मिला के निर्माण हो रहा है? वो 74 और 75 बताता है कि निर्माण किन किन से मिलकर हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? फिर से गड़बड़ मत करना, चीजों को समझते रहना। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है या किससे निर्माण हो रहा है? आर्टिकल 74-75 बताता है। और आ जाइए कौन सा है निर्माण हो रहा है? पहले नंबर पे क्या है संघ की कार्यपालिका में? राष्ट्रपति। और दूसरे नंबर पे है उपराष्ट्रपति। हाँ चलो उनका वेलकम कर लो। पहले नंबर पे कौन है आपके? राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति। अब देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो आगे। अब तुम्हें क्या चाहिए था? वास्तव में इस देश में जो शासन चलता है ना, राष्ट्रपति के हिसाब से चलता है। उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद चाहिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। इस हिसाब से आपके चौथे नंबर पर कौन? तीसरे नंबर पे आ गया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और एक व्यक्ति और है जिसको कहते हैं महान्यायवादी। तो संघ की कार्यपालिका में आपके ये नाम कई बार देखने को नहीं मिलता है, बट ये भी है, आपका ध्यान रखना। महान्यायवादी भी है, ध्यान रखिएगा। आपको नॉर्मली जो डेफिनेशंस में देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिलेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। यार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ साथ में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उसका मंत्रिपरिषद। ऐसे डेफिनेशन देखने को मिलेगी। आपका जो दे रखा है ना नो योर इंडिया ऐसे करके जो गवर्नमेंट वेबसाइट है टेक्निकल वाली, उनकी मैं बात करूंगा। पर ध्यान रखना उनमें एलेबोरेट नहीं करा है। जैसे ही आप बेर पढ़ते हो भीतर जाते हो तो आपको महान्यायवादी भी देखने को मिल जाता है। सर मैंने बोला कि जो संघ की जो क्या है कार्यपालिका है उसमें कौन कौन है आपके, ये बात करोगे तो आपके 52 से लेकर के जाते हैं आपके कहां 78 तक। और 78 तक में आपका आर्टिकल 76 में कौन है? महान्यायवादी। तो क्या हुआ उसके भीतर के नहीं आया ना। चलो इनकी हम चर्चा करेंगे किन से निर्माण हो रहा है। अब राज्यों में देख लेते हैं सर। राज्यों में एक चीज नहीं होती है जिसको कहते हैं उपराष्ट्रपति जैसा पद नहीं होता है। कहने का मतलब वहां पे राज्य में जो राज्य का हेड होता है वो राज्यपाल होता है, बट उपराज्यपाल जैसा कंसेप्ट राज्यों में नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में वो अलग है, वहां पे राज्यपाल जैसी संभावना नहीं है, इसलिए वहां राज्यपाल ही नहीं होता, वहां केवल उपराज्यपाल होता है। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे क्या है राज्यपाल। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे जो सीन है ना वो यहाँ पे केवल 3 रह जाएंगे। अब देखो 3 कैसे हैं, तो दूसरे नंबर पे सीएम और उसका मंत्रिपरिषद। और तीसरा कौन है? यहाँ महान्यायवादी है तो महाधिवक्ता है।
ठीक है, कितना समझे उसको मेरे को समझाओ। हमने क्या पढ़ा अभी? भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के 51 तक, भाग 6 में आपके 153 से, एक गैप छोड़ो उसमें, और उसके बाद में 53 से शुरू हो जाओ, 153 से 167 तक ये राज्य में चल गए। ठीक है, तो संघ की जो कार्यपालिका का निर्माण है उसके लिए आर्टिकल कौन कौन से बता रहे हैं? 74 75 को बता रहे हैं। कौन कौन से मिलकर निर्माण करते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। और चौथे नंबर पे, यदि इस तरीके से आप सीक्वेंस में पढ़ोगे ना, कभी कोई चीज जिंदगी में रटनी नहीं पड़ेगी। अब आ जाओ इधर साइड में चले जाओ। राज्य में क्या व्यवस्था है सर? राज्यपाल है, उसके बाद में सीएम है, पीएम की जगह सीएम है, और उसका मंत्रिपरिषद, क्योंकि उपराज्यपाल जैसा सोना नहीं है। अच्छा, यहाँ महान्यायवादी है तो वहां कौन है? महाधिवक्ता। अच्छा, उसकी डिटेल हम आगे करेंगे जब उसका टाइम आएगा। अभी हम संघ की कार्यपालिका कर रहे हैं, अब चलते हैं आगे। तो आपको याद हो गया, अच्छी बात है। समझाने में टाइम लगता है लेकिन रिकॉलिंग में आपका उतना टाइम नहीं लगता है। चलेगा, तो हमने इतनी बात कर ली, तो उठा लेते हैं आपका पहले नंबर पे किसको? आपका राष्ट्रपति को। पहले किसको उठा लेते हैं? राष्ट्रपति को। तो आपके नोट्स में ऐसे साइड में देखने को मिलेगा, ये साइड में देखने को मिलेगा निमोनिक। यहाँ पे राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है वो दे रखे हैं 52 से लेकर के आपके 61 तक हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, हालांकि उसकी पावर के बारे में और भी है, पर हम बात करेंगे जो मेन है वो यही है आपके, जिसको कहते हैं आपका पकानिको का द्वयोदशम। इसको समझ लेते हैं, सारे आर्टिकल समझ में आ जाएंगे। 51 तक आप हो गए हैं, आपके हो गए हैं, जिसने भी ढंग से पढ़ा होगा उनको रिकॉल भी हो गए होंगे सारे आर्टिकल। ठीक है, 1 से लेकर के 5 नागरिकता वाले नहीं है, 4 तक है। कौन से वाले? राज्यों का संघ वाला होगा ना। इसके बाद में 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट है ना, मूल अधिकार, वही तो है। उसके बाद में 36 से लेकर के 51 तक आपके ईपीएसपी। मेरा ना खिचड़ी पक जाती है हिंदी इंग्लिश वाली, मैं ध्यान तो रखता हूँ इंग्लिश वाला, फिर ट्रांसलेट करता हूँ। उसके बाद में आपका 51 काम है, कौन सा आ गया? एफडी आ गई, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। अब आगे क्या? भाग 5 शुरू हो गया। ठीक है, भाग 5 में शुरू हो गया 52 से। तो हम सीक्वेंस में सारे पढ़ के आए, कोई आर्टिकल छोड़ा है? ठीक है, अच्छा, उसके बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, कुछ लेवल के बाद में फिर आप जंप मार सकते हो। अब तक सारे इंपॉर्टेंट है, सारे तो नहीं कहेंगे, शुरुआत वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके वो मौलिक जो अधिकार वाले वो तो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्या है? पकानिको का द्वयोदशम। कहने का मतलब क्या है सर आपका? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। इसमें कुछ हमने अपनी तरफ से करा है या किसी ने करा है? कुछ नहीं। निमोनिक का मतलब क्या है? पहला अक्षर उठा लिया है, कौन सा तीर मार दिया इसमें? ये कहा का ट्रिक है? कुछ ट्रिक नहीं है सर। ठीक है, फालतू की बातें करते हो आप। तो इसमें क्या है सर आपका? पद है। पद कौन सा? राष्ट्रपति का पद है। कौन से में? 52 में। तो पंडित जी आप लाए गए, उद्देश पे कौन बैठेंगे? पंडित जी बैठेंगे। पंडित जी बोले 52 जी कौन है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, ओके, तो कौन है आपके 52 पर? कौन है? राष्ट्रपति का पद। ठीक है, और 53 पे क्या है? कार्यपालिका। राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। और आपका 54 पे क्या है? उसका निर्वाचन, उसका निर्वाचन। उसके बाद में 54 के बाद में 55 पे किस तरीके से आपका निर्वाचन होगा उसकी रीति है। एक तरीके से क्या है? रीति, पद्धति, कैसे कोटा बनता है, कैसे आपके एमएलए और उनके वोट निकाले जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। का मतलब है कार्यकाल, कितने साल तक रहेगा, इस्तीफा देगा तो किसको देगा, कैसे देगा, वो सारी चीजें बातें हैं। और द्वि का मतलब क्या है? द्वितीय निर्वाचन कर सकता है नहीं कर सकता, उसकी पात्रता के बारे में है ये, कि कितनी बार पात्र हो सकता है। हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद में योग का मतलब योग्यता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। और सर राष्ट्रपति लोकसभा की योग्यता रखता हो। क्या बात बोली मैंने, ध्यान रखना, लोकसभा की, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात करूंगा तो राज्यसभा की योग्यता रखता हो। दोनों में अंतर समझिएगा। राष्ट्रपति बोले तो ये कहां से उठाया मैंने? निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे पढ़ लेना, अपन नहीं मानता ये चुटपुट किताब है वो। ठीक है, असली क्या है? वही चीजें रहती हैं। समझ में आ गई बात है? इसलिए मैं अपने दम पे बोलता हूँ, क्योंकि वहां से सटीक नॉलेज कहीं नहीं होगी ना। निर्वाचन वही कराते हैं भाई, निर्वाचन आयोग कराता है ना, तो उसी की इन्फॉर्मेशन ज्यादा सही रहती है। चलो ये हो गया। उसके मतलब क्या है? दशाएं हैं, दशाओं के बारे में देखेंगे किन किन दशाओं में क्या रहता है। उसके बाद में शपथ है 60वें नंबर पे, शपथ लो कि तुम सटे आ गए हो। 61वें नंबर पे क्या है? सटे आ गए तो तुम्हें हटाना पड़ेगा। 61, 69, ठीक है, तो आपको निकालो महाभियोग। महाभियोग की पद्धति कैसे है? तो 52 पे पद याद रहेगा। 53 पे क्या है? कार्यपालिका। ठीक है, पद के बाद में कार्यपालिका, उसके बाद में निर्वाचन। 54 पे निर्वाचन, कैसे लिंक करोगे इसको? और 55 पे आपका 5-5 दोगे तो क्या है? निर्वाचन पद्धति है। और 6-6 दोगे तो उपराष्ट्रपति की पद्धति है। 5-5 से दोगे तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है। कार्यकाल है 56 पे, अब तक 56, तो कब तक? तो 5 साल तक। ये 57 पे क्या है आपका? द्वितीय निर्वाचन। 56 के बाद में
द्वितीय निर्वाचन योग्यता क्या है? 58 पे क्या है आपका योग्यता वाला, 59 पे क्या है दशाएं हैं, 60 शपथ लोगे तुम सठिया गए हो, और सठिया गए तो 61 पे निकाल दो, तो ये सारे राष्ट्रपति हो गए। अब इसको निमोनिक को कैसे याद रखोगे? पकानी कोका द्वियो दशम। आप रसोई में गए, अपनी गराड़ी से बोला पकानी, कुछ पकाने के लिए बोल रहे थे, बोला तो ना ढंग से पका ले, नहीं तो तेरे को ना वो दिलवाऊंगा मैं कोका, कहते ना एक गाना आता है, तेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका, नाक में होता ना गोल गोल वाली, ये वाला है ना, पहने हुई है, दोनों पहने हुई है, तभी बातें करें, और तीनों पहने हुई है, उसने छुपा लिया, वो चौथी पहने हुई है ना, तो इसने क्या है बोल चल लेना, चौथी ये 5वीं, हाँ तो यार मन्नत तो दिखाई नहीं, चलो ठीक है समझ में आ गई ना। तो कोका दिलवाया जाएगा, और वो भी बोला कितने, एक आध दो नहीं, द्वियो दशम, एक आध दर्जन दिलवाए जाएंगे। द्वियो दशम का ऐसा मान लो 12 है, वैसे हमारा द्वियो दशम का मतलब कुछ और होता है, द्वादश होता है उसका मतलब, तो ठीक है, एक आध दर्जन कोके दिलवाऊंगा ये बोल रहे हैं। उसने सिंपल क्या बोला, पकानी कोका द्वियो दशम, क्या बोला उसने, पकानी कोका द्वियो दशम। चलो आ जाओ यहीं पे हम बात कर लेते हैं, बताओ सबसे पहले मेरी बात बताओ, क्या बात बताओ, हाँ चलेगा। सबसे पहले 52वें नंबर पे क्या है, राष्ट्रपति का पद, वो तो छोटी बात लिखी है, पूरा आप बोलो राष्ट्रपति का पद। 53 पे क्या है, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। इसके 54 पे क्या है, निर्वाचन, और 55 पे क्या है, पद्धति, निर्वाचन पद्धति, कोटा या निर्वाचन पद्धति एक ही बात है, ठीक है। कितना क्या मिलेगा, ठीक है, एक फॉर्मूला बना हुआ है, कुल वैध मत मिले हैं उसमें बट्टे रखा जाएगा, कुल पद +1, ठीक है, उसके बाद में इंटू करके +1 और रहेगा, अलग तरीके का फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। या फिर आप सुभाष कश्यप की देखोगे ना संविधान वगैरह, वो एक्चुअली एनसीईआरटी में चलती वही है। 11th 12th की देखोगे ना जिन्होंने भी आज से करा है, तो उन्हें ज्यादा बेटर समझ में आता है वो, ठीक है। इसलिए कई बार चलन रहता है कि आपको सिविल सर्विसेज करनी है तो आर्ट्स लेनी चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। 53 54 55 हो गया, 56 तक क्या, अब तक 56 मतलब कब तक, यानी कार्यकाल। 57 पे एक और बता दो क्या, हाँ तो द्वितीय निर्वाचन तुरंत ही ले आओ उसको। और 58 पे क्या है, योग्यता, तो ये पात्रता और योग्यता नजदीक ले, द्वियो वहां से हो जाएगा, अरे वो उसी से लिंक हो रहा है ना, यो से योग्यता, द से दशाएं, दशाएं कितने नंबर पे, 59 पे, ठीक है, 59 पे दशाएं, किन किन दशाओं में क्या कैसे करके, और 60 पे शपथ लो कि तुम सटे आ गए हो, 60 पे क्या है, उसकी शपथ किसमें, 60 में, और एक साइड पे महादेव लगा दो, ये राष्ट्रपति के आपके हो गए, ठीक है। हाँ इसका हो जाए दो थोड़ी देर, इसका भी जरूरी है। इसके आगे देखेंगे, टॉपिक शुरू कर देते हैं आर्टिकल 52 से, और संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, वो 52 से लेकर के 78 तक है। और 52 में क्या है सर, भारत का राष्ट्रपति होगा, उसके पद की बात की गई है। सर हम इसके पद की बात करें तो ये तुलना की जाती है किससे, आपका या कहां से आपका लिया गया है, किस तरीके का है, तो वो है आपका ब्रिटिश क्राउन की तरह है। हमने जब इसके सोर्स करे थे, भारत का राष्ट्रपति कहां से है आपका, प्रेरित है तो ब्रिटेन के क्राउन से, उसी तरीके से। साइड में बोलो ना, पढ़ने का मतलब क्या, क्लास में बैठने के बाद में भी नहीं। संघ की, अच्छा चलो अब यहीं से दूसरा आ जाएगा आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें सर, आपकी राष्ट्रपति में निहित है। और यहीं से एक बात निकल के आती है, कहते हैं कि ये क्या है सर, आपका औपचारिक प्रधान है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में, ठीक है। लेकिन यहीं पे आ जाओ क्या है, बट वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है, मंत्रिपरिषद में। जिसका के प्रधान कौन है, ये कान घुमा घुमा करके पावर ली गई है और सारी पावर ले ली। वास्तविक शक्ति है मंत्रिपरिषद में, जिसका के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। ये कौन कह रहा है, 74 ने। 53 में जो पावर दी गई 74 ने उठा ली सारी, और किसको दे दी, ठीक है, ओके। ये बात समझ में आ गई, पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये क्या है, प्रथम नागरिक भी है, राष्ट्राध्यक्ष भी है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी है। ये क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, ये बताओ राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। या राज्य का प्रधान कौन है आपका, राष्ट्रपति। राज्य ये वो वाला राज्य नहीं है, राज्य आर्टिकल 12 वाले की बात कर रहा हूं मैं, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक, वो वाली बात नहीं, ठीक है। इंडिया को बोलते हैं सर, कहने का मतलब एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक भी है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। पार्टियां एक दूसरे को, दलों को, उनको आपका रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन राष्ट्रपति सबको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसलिए देश की एकता का परिचायक कौन है, राष्ट्रपति है। इसलिए समस्त शक्तियां इनको दी गई। ये तो क्या है, केवल एडवाइजर है, लेकिन एडवाइस इनकी क्या है, कंपलसरी है, ऐसा हो गया। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी इसमें। अब चलते हैं सर, आपके 52 हो गया, 53 हो गया। 52 में क्या था, देश का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। 53 में क्या था, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उसका प्रयोग वो एड एंड एडवाइस के आधार पर करेंगे, किसके पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उस पे, विच इज प्रिसाइडेड बाई
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 54, उसमें क्या आपका निर्वाचन। पकानी तीसरे नंबर पे आ गया ना, उसको ध्यान रखो, निम्नलिखित की भी ध्यान रखो। पकानी निर्वाचन पे आ गए, और निर्वाचन की बात करेंगे तो क्या है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष किया जाता, प्रत्यक्ष नहीं किया जाता। आप राष्ट्रपति को वोट करते हो? नहीं। तुम में से कोई कहे नमूना, किसी से आपने पूछा राष्ट्रपति को वोट करते हो, तुम वो कहे हाँ, तुम कहोगे तो अंकल पक्का आप विधायक होंगे? नहीं। तो फिर आप क्या होंगे? एमपी होंगे? ओके, नहीं। तो श्री इनके अलावा डालता कौन वोट है? तो तुम कैसे डालते हो? तो वास्तविकता में बात करें तो कौन है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। यानी आप जिन प्रतिनिधियों को चुनते हो उनके द्वारा आपका निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, निर्वाचिका बनाई जाती है, निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। इसको एक शब्द और कहते हैं निर्वाचिका, निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। निर्वाचित जो सदस्य हैं, ठीक है, विधानसभाओं के, संसद के, वो आते हैं। सर ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य आते हैं, इतना ध्यान रखना। इलेक्टेड मेंबर ही रहते हैं वहां पे, नॉमिनेटेड का नामो निशान नहीं है, ठीक है। ओके, चलो अब ले लेते हैं आपका अगली कड़ी में। तो शामिल कौन है, यहाँ पे आ जाओ। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, कीवर्ड में रखो कौन निर्वाचित सदस्य रहते हैं। आपने ये बोला निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य रहेंगे, निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य रहेंगे, ये कीवर्ड है। कहां से? संसद से भी रहेंगे। कहां से? राज्यों के विधानसभाओं से। विधान परिषद पूरी तरह से हटाओ, चाहे तुम निर्वाचित हो कुछ भी हो, हटाओ, ठीक है। रीजन ये था सर, सब राज्यों में थी नहीं, तो केवल वहां से विधानसभा उठाई गई, है ना। चलो, राज्य विधानसभाएं और संसद, और वहां से कौन आएंगे? निर्वाचित सदस्य। कीवर्ड समझ में आ गया? वैसे किताबों में देखोगे बहुत लंबा हो जाता है ये, ठीक है। नॉमिनेटेड नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, आप क्लियर बोलो ना, निर्वाचित होंगे संसद से भी, और संसद से भी कहां? दोनों आंसुओं से। संसद कहने का मतलब क्या है? लोकसभा राज्यसभा दोनों से। मैं क्यों डिटेल करूं उसको? और कहां से सर? तुमने संसद की बात कर ली, राज्यों की बात कर ली, लेकिन कहीं कहीं विधानसभा कहां है? यूटीज में भी है, तो दिल्ली और पुदुचेरी में भी है। अच्छा ये बताओ सर, आपका क्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा अभी शामिल है? अभी तो नहीं है, क्योंकि जब चुनाव हुआ तब ऐसा आपका वो नहीं था उनका, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले चुनाव होंगे तो तब इनको सम्मिलित किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, अभी फिलहाल तो यही है सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? होना तो चाहिए, तो यहां ध्यान रखिएगा। तो यहां से भी सब जगह से क्या है आपके? वही निर्वाचित वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होंगे? ये क्वेश्चन यहां से बनेंगे खूब अच्छे खासे, और इस चैप्टर को यहां से लो पढ़ना चाहिए। इतना आनंददायक है, एक बार समझ में आ गया जिंदगी में नहीं भूलते हो। कीवर्ड यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होंगे? कि सर निर्वाचित, वही कीवर्ड उठाओ। निर्वाचन में निर्वाचित कहां के? संसद के, राज्यों के, राज्यों में कहां? विधानसभाओं के। विधान परिषद एक भी नहीं, चाहे तुम निर्वाचित हो कैसे भी हो, बाहर में जाओ। और कहां से? यूटी से, जिनमें विधानसभाएं, उनमें भी निर्वाचित वाले, ठीक है। निर्वाचित ही हो गया काम कर। आज सर कौन शामिल नहीं है? अब तो बात आपको यही याद हो गया, तो उल्टा तो क्या है? ये तो वैसे ही हो जाएगा। देखो, संसद के मनोनीत सदस्य, क्योंकि शामिल मैंने निर्वाचित कर लिए, तो रह कौन से गए? मनोनीत। और कहां से सर? राज्य विधान परिषद है, पूरी तरीके से हटा दी गई। कि रटना है, दूसरा वाला पॉइंट वैसे ही हो गया ना, हाँ या ना। केवल इतना ही याद रखना है, ये तो है डिटेल के लिए, तो तुम्हें जितना ज्यादा नोट्स लग रही उतनी है नहीं, ठीक है। अच्छा, राज्य विधान जो परिषद है, जो एलसीज हैं, उनके तो आपके निर्वाचित मनोनीत का कोई लेना देना नहीं, पूरी हटा दी, तो क्या टेंशन है? इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। किसी विघटित सभा के सदस्य भी शामिल नहीं होंगे, ये नई बात है सर। नोट में क्या है कि सर कभी ऐसा हो रखा हो, चुनाव हो रहे हो राष्ट्रपति के, और किसी राज्य में विधानसभा क्या हो रखी हो? विघटित हो रखी हो, तो वो भी शामिल नहीं होगी, ये नोट है। बात समझ में आ रही है? जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और किसी राज्य में ऐसा है कि विधानसभा भंग चल रही है या विघटित हो रखी है, तो कहने का मतलब वो भी शामिल। क्या इसमें कुछ ज्यादा टिपिकल था कि इजी था? बताओ, 52 में क्या भारत का राष्ट्रपति है ना, क्या है आपका? संवैधानिक प्रमुख है, और भारत की जो समस्त सेना है उनका भी क्या है? हेड है सेनाओं का, ठीक है। समझ वाली बात है, ओके। राष्ट्राध्यक्ष भी है, पहला नागरिक, प्रथम नागरिक है, और भी चीजें हैं, उनको याद कर लेना। और 53 की बात करेंगे तो क्या आपका 53 में क्या है? कार्यपालिका का, समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। जो औपचारिक प्रधान है, ठीक है, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान है। औपचारिक में प्रश्न कह रहा था, जो किसकी सहायता से काम चलाएगा? मंत्रिपरिषद की साथ है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? कौन सा आर्टिकल में? 74 में, ठीक है, ओके डन, ठीक 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 हो गया। कौन सा हो गया? 53 हो गया। 54 में क्या है? निर्वाचन। पकानी निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा। उसमें कौन शामिल हो गए? निर्वाचित सदस्य, संसद के, राज्य के, यूटी के। खत्म, इससे ज्यादा नहीं याद करना, है ना। कौन नहीं होंगे तो बच गए, तो सब नहीं है। जो है आपको याद है तो कोई भी ऑप्शन में आ जाए, उनको काटो, है ना। विधान परिषद तो बिल्कुल भी नहीं है, निर्वाचित या कैसे भी नहीं। देखो, पहले पढ़ो, फिर उसके बाद में उसको ज्ञान को क्या करो? परिपक्व बनाओ। हाँ, कितनी भारी भरकम चीजें आसान सी लग रही हैं। उसके बाद में 55 के नंबर पे क्या मैंने क्या बोला था? निर्वाचन की रीति। तो 2 5 लगा दो तो राष्ट्रपति की, और 6 लगा दिए तो उपराष्ट्रपति की। 5 लगाए तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या रीति, सेम शब्द है, निर्वाचन पद्धति या रीति। उपराष्ट्रपति की कहां हो जाएगी? 6 पे, यानी 66 वाले में। चला जाते हैं आपका
तो इनका निर्वाचन कराता कौन है सर? आपका निर्वाचन आयोग कराता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है। ठीक है, चलो तो यहां तक आपको बात समझ में आएगी कि निर्वाचन की रीति क्या है। तो रीति है इनकी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कौन सी है, या इसी को समानुपातिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? समानुपातिक या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहता है, प्रोपोर्शनल रेशियो के रूप में। राज्यों का भी रहेगा, उनका भी रहेगा। कैसे रहेगा? उनके ऊपर चलेंगे बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिस्टम क्या है सर आपका? एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। प्रतिनिधित्व कैसा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। और रीति है सर आपकी एकल संक्रमणीय मत वाली, और गुप्त मतदान होता है। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहूंगा सर, आपके 4 लोग रेस में दौड़ रहे हैं राष्ट्रपति की में, मान लीजिए 3 दौड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपका नाम है दिमागी सिंह, फलाने सिंह को वोट देने जा रहे हो, ठीक है। आप क्या कहोगे? 3 राष्ट्रपति के पद में फलाने सिंह, दिमागी सिंह और कोई और भी, ठीक है। तुम्हारा नाम जो भी है, क्या नाम है, XYZ व्हाटएवर, तुम आए वोट देने, तो तुम्हें लग रहा है कि दिमागी सिंह पहले नंबर पे आने चाहिए, तो आपने नंबर 1 डाला, वहां पे फलाने सिंह पे डाले 2, ऐसे करके रहेगा। तो पहली बार जो वोट आपके वो काउंट होंगे वो नंबर 1 वाले होंगे। उसी में यदि कोटा पूरा हो जाता है, कोटा का मतलब क्या है सर आपका? कुल वैध मत का, जो वैध मत मिले हैं, ठीक है, वो बटे किया जाएगा कुल पद +1, सीधा बोला ना 1 + 1, और फिर उसके बाद में इससे भाग दिया गया, फिर +1 करके देखा जाएगा क्या 51% हुआ कि नहीं। यहाँ वो नहीं है प्रधानमंत्री, आप बाकी MLA की तरह वो नहीं है कि आपको सबसे ज्यादा वोट आगे तो हो गया। यहाँ देश में तो ये रहेगा 51% लाने पड़ेंगे आपको, पहले वाले से नहीं हुआ तो क्या है फिर आपका? तो सेकंड वाला काउंट किया जाएगा, ठीक है, उनमें से भी देखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है? एक क्या वोट द्वारा पड़ते हैं? नहीं, इसलिए कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत है। और कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। सर इसके कहां पे होते हैं? संसद में ये कक्ष होता है, वहां पे रहता है, प्लस इनके जो सचिवालय होते हैं ना, उनके कक्ष में भी आपके अलग अलग चीजें करी जाती हैं, उस तरीके से रहता है। डिटेल कभी बताने का मौका मिले तो बताऊंगा, अभी नहीं, यहाँ पे नहीं। कोटा समझ में आएगा? मिनिमम वोट कैसे आपके काउंट करते हैं? पहले वाले से हो गया तो ठीक, नहीं तो दूसरी वाले की काउंटिंग होगी। तो पहले वाले में कम रह गया, उसको पहले निकाल देते हैं, दूसरे वाला तब रहेगा। मान लिया 3 लोग थे या 3 लोग थे, उनमें से जो सबसे कम वाला है 1, जिसको सबसे कम है उसको पहले निकाल देंगे, है ना। अब दूसरे की काउंटिंग होगी, तब दो के बीच में, इनमें से जो जीत जाएगा, अब दूसरा वाला काउंट होगा, तब फिर क्या होगा? तब उसका जीत हो जाएगी, ठीक है। अब सर एक चीज बताओ, आ जाते हैं सर आपके कि समानुपातिक क्या मतलब क्या है? अब विधायकों की अलग रेशियो रहेगा, उनके रेशियो के हिसाब से रहता है। इधर आ जाओ, एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा? MLA का जो वोट वैल्यू क्या होगी? वो राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे निर्वाचित सदस्य LA के। मैं यूपी की बात करूं, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र की जितनी जनसंख्या है उसमें कितनी सीटें हैं, वहां पे कितने हैं? हम यूपी का लगा रहे हैं, तो यूपी में कितनी सीटें हैं सर लेजिस्लेटिव असेंबली में? 400, कितनी है? राउंड फिगर में 400 मान लें, 403 है वैसे तो, कितनी है? 403 है, यूपी पढ़ाया था ना, चलो 403 है, तो उससे भाग दिया जाएगा 403 से जितनी जनसंख्या है, ठीक है। और वो जो वोट वैल्यू निकलेगी। सर एक और चीज पूछी गई, तो प्रश्न रहता है, डिटेल में जाओगे तो रहता है कि 500 से एक कम रहे तो एक बढ़ा देंगे, ज्यादा रहे तो एक कम कर देंगे, राउंड फिगर में 500 लेके आते हैं। और हो सकता है ये तो 500 के अड़ोस पड़ोस में था, अब ज्यादा रहेगी तो ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, वहां कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना, निर्वाचन आयोग नहीं हो तुम, इससे ज्यादा जा रहे हो तो बदतमीजी कर रहे हो, तुम GS नहीं पढ़ रहे हो, है ना। करने को तो मैं करा दूंगा, मैं खुद ही कंट्रोल करता हूँ अपने आप को, ठीक है। इतने में ही लोग आपके सोना शुरू कर देते हैं, है ना, ठीक है। ये तुम्हारे देश का सिस्टम है यार, पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट लेना चाहिए। कैसे चल रहा है देश? लेडीज इतनी पावरफुल हो रखी है हमारे यहाँ की, लेडीज देखो खर्राटे मार रही हैं। राज्य की कुल जनसंख्या, सर ये जनसंख्या कब की काउंट होगी? अभी 2011 वाली नहीं, 2001 में 84वां संविधान संशोधन आया 2001, अरे 86वां 2002 में आया है, 2001 में बोला गया 1971 की जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से। रीजन ये था कि कुछ राज्यों ने 71 के बाद में अच्छा प्रोग्रेस करी, केरला जैसे राज्यों ने, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे आपका फिर से दोबारा क्या है, सीटों का बंटवारा ये भी होना था, सीटें बढ़नी भी थी, तो उनके लिए पनिशमेंट हो जाता जिन्होंने क्या जनसंख्या रोकने की कोशिश करी थी या कंट्रोल करी थी, है ना। और कुछ राज्य जिन्होंने खूब बढ़ाए, यूपी जैसे। हिंदुस्तान एक ऑस्ट्रेलिया हर साल पैदा कर देता है, कहने का मतलब उतनी जनसंख्या बढ़ जाती है जितनी पूरी ऑस्ट्रेलिया की हर साल में। आ जाओ सर, तो समझ में आ गई होगी। तो 1971 की तो जनसंख्या उठाई जाती है और ये वोट निकाला जाता है। MLA का वोट क्या है सर? टोटल पॉपुलेशन अपॉन आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ LA, ऐसे याद रखना, और उसको मल्टीप्लाई करा जाता है 1/1000 से। अब क्यों? क्योंकि जनसंख्या की वोट वैल्यू बाद में ज्यादा आ जाएगी तो 1000 से और कर देते हैं, और 3 जीरो और काट देते हैं, फिर मिला के ये बात है यार, ठीक है, जिससे आगे जाकर के उसकी जो वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। ये यहां से निकल आई, MLA का वोट वैल्यू निकाली। अब ये बताओ MP का वोट वैल्यू निकालो। अब क्या करोगे? वहां देश की जनसंख्या से भाग नहीं देंगे, देश की जनसंख्या में भाग नहीं देंगे, अब सारे राज्यों के जो वोट वैल्यू है उनको मिलाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? MLA सभी राज्यों के मत मूल्य काउंट कर लिया,
और उसको भाग देंगे क्या है आपके संसद के, पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा लोकसभा दोनों वाले काउंट कर लिए जाते हैं और उनसे भाग देंगे। लगभग 776 रहते हैं इस टाइम पे। मेरी बात समझ आ रही है ना? 776 रहते हैं, या लिख भी दिया था मैंने, ठीक है। ये देंगे और इनकी एमपी की निकल के आती है लगभग 708 निकल के आती है। ये तो फिक्स है ना, इसमें क्या दिक्कत है? अब मेरी बात यह है, सब राज्यों में ऐसा नहीं है सर, ध्यान रखना, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनके एमएलए की वोट वैल्यू ज्यादा रहती है, इसलिए ये लोग यूपी की तरफ भागते हैं। जनसंख्या में नंबर 1 कौन है? हाँ, कैसे प्राउड से बोल रहे हो, है ना? इनकी वोट वैल्यू ज्यादा है। क्या मैं सर इतनी टिपिकल चीजें समझा पाया? तो सुनो, यहाँ पे उम्मीदवार, समय, चुनाव प्रचार 2 सप्ताह, क्या है व्हाटएवर, छोड़ो। उम्मीदवार के लिए जो टाइम है 2 सप्ताह का है, प्रचार के लिए बस थोड़ी सी बात है, वो एक्स्ट्रा चीजें फालतू की छोड़ दो, आपके काम करनी है। अब आ जाओ सर, आपका चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो, चुनाव में विवाद हो जाता है तो क्या करोगे? आपका इसका निपटान या अंतिम निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कोई हाई कोर्ट कर सकता नहीं करेगा यार, राष्ट्रपति है यार। फिर तो तुम इसको केरला वाले हाईकोर्ट में ले जा रहे हो, वहां ले जा रहे हो, राष्ट्रपति कहेगा हम बड़े राष्ट्रपति हुए, हम इधर भी जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, केवल एक कोर्ट, कौन सा वाला? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। विवाद का निपटान कौन करेगा? निपटान अंतिम निर्णय आपका रहेगा इसी का, ठीक है। घोषणा अवैध, यदि चुनाव अवैध हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य पूर्व में अवैध नहीं होंगे, विद्यमान होंगे, कृत्य उनके। एक चीज ध्यान रखना, मान लीजिए चुनाव हुआ, राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए बने और कोर्ट में गया और चुनाव अच्छा नहीं माना गया, ऐसा माना गया कि उसमें धांधली हुई, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य आपके अवैध नहीं होंगे। रीजन बताओ, संविधान निर्माताओं ने क्यों नहीं करे अवैध? क्योंकि वो तो रबड़ स्टाम्प होता है, प्रधानमंत्री कर रहा होता है ना असली काम, इसलिए टेंशन नहीं ली। उसके किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, वो खुद से करता कब है, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं ली। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे अंतिम निर्णय आर्टिकल 71 में हमने बात करी थी। आर्टिकल सुनो, ये तो अभी 71 तक पहुंचेगा ही नहीं, कौन? राष्ट्रपति वाला 61 तक लास्ट हो जाता है, महाभियोग हो जाता है, 71 में आ जाता है। 71 में क्या है? ये चुनाव विवाद का मसला किसका है? वाइस प्रेसिडेंट का भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये वहां का आर्टिकल यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं सर आपके, ये बात विद्यमान वाले होगी। 56 में बात करेंगे तो पदावधि क्या है इनकी, 56 में बात करेंगे पदावधि। अब तक 56 कब तक रहते हैं? तो कार्यकाल क्या रहता है आपका? 56 के तहत 5 वर्ष का रहता है। पद धारण तिथि से 5 वर्ष रहेगा और पद रिक्त हो जाएगा तो उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक उत्तरदायित्व निभाएंगे कौन? आपके वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? इनकी आपस में सेटिंग है, ठीक है। अच्छा, शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को? सीजीआई। थोड़ी बातों में ध्यान रखना, लेकिन सीजीआई को त्यागपत्र नहीं देते हैं, ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ये हटाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता पड़ गई है, ठीक है। तो किन तरीके से रहते हैं? या तो इनकी डेथ हो जाए तो अलग है, या फिर आपका त्यागपत्र दे दें, या महाभियोग हो जाए, इस तरीके से रहता है। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक उत्तरदायित्व कौन निभाएंगे? आपके उपराष्ट्रपति निभाते हैं, इस तरीके से। इनकी बातें और डिटेल में करेंगे बाद में। 60-61 वैसे तो लेक्चर यहाँ तक है, मुझे लग रहा है हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि हम कहां तक पहुंच गए सर? आपके चुनाव विवाद या पदावधि की हमने बात कर ली है कि साधारणतः वो 5 वर्ष तक रहते हैं। इसके बाद में हमारा आएगा 57 वाला। क्या रहेगा 57 वाला? क्या है 57 वाला? हमारा क्या था? वो वाला था ना द्वितीय निर्वाचन की वाली। तो द्वितीय निर्वाचन वाला हम पहले ही कर चुके हैं। देखो हम कहाँ कर चुके हैं, जल्दी बताओ। द्वितीय निर्वाचन हमने कहीं पे करा है सर? आपका शुरुआत में कराया, थिंक, ओके। नहीं, नहीं करा तो है हमने कहीं, somewhere we did this। हाँ, ये रहा निर्वाचन है ना, ये रहा निर्वाचन, तो यहीं पे डाल दिया 2-3 निर्वाचन, यहाँ पे टाइम डाल दिया। देखो एलिजिबिलिटी 57 यहाँ आ गया, मुझे लग भी रहा है 54 के साथ में 57 डाल दिया। एलिजिबिलिटी 57 में कितने टाइम? तो नो लिमिट है। अमेरिका में 2 बार रहता है, कितनी बार लड़ सकता है? हमारे यहाँ पे द्वितीय निर्वाचन वाली पात्रता की बात करिए तो कितनी बार भी पात्र हो सकता है। तो हमारा 56 भी हो गया, 57 हो गया, 58, 59, 60, 61 इनको हम करेंगे कल। तब तक के लिए आप क्या है, आपको धन्यवाद, ठीक है। मिलेंगे कल, अच्छे से पढ़िएगा, इनको रिवाइज करिएगा, हमेशा के लिए याद भी रहे। खुश रहिए, ख्याल रखिए।